नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका। आपने कई बार लोकसभा की चर्चा की होगी, लोकसभा के बारे में भी कई बातें सुनी होंगी, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लोकसभा में ऐसा या लोकसभा में वैसा, पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, लोकसभा में डिस्कशंस हो रहे हैं और यही चीज़ राज्यसभा के बारे में भी सुनी होगी। इससे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है। वैसे ही के वैसे चेयर स्पीकर भी करते हैं और वैसे ही के वैसे ही चेयर पर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरपर्सन है राज्यसभा के, वो भी बैठते हैं। वो भी वैसे ही सदन को संबोधित करते हैं, सदन से बात करते हैं, प्रोसीड करते हैं और वो भी वैसे ही करते हैं। अंतर क्या है फिर लोकसभा और राज्यसभा में? तो दोस्तों, जो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर है वो है कुछ इस तरह से कि कुछ पावर्स हैं जो राज्यसभा के पास में स्पेसिफिकली ज़्यादा हैं और कुछ ऐसी पावर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है और वो राज्यसभा के पास में नहीं है। तो आज हम उन्हें ही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई इज लोकसभा सो स्पेशल फॉर द पॉलिटिशियंस, फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे शुरुआत करेंगे एक बिल के इंट्रोड्यूस होने से। दोस्तों, बिल तो हमने ये सुना है कि इंट्रोड्यूस हुआ, वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन अगर वो बिल मनी बिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और सिर्फ जो लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के चेयरपर्सन है, जिन्हें हम स्पीकर के नाम से जानते हैं, सिर्फ उनके पास में ये पावर है कि वो एक बिल को मनी बिल एंडोर्स कर सकते हैं और जिस बिल को वो मनी बिल एंडोर्स करेंगे इसको कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता, कोर्ट भी मना नहीं कर सकता कि ये बिल मनी बिल नहीं है अगर स्पीकर ने कह दिया है कि ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है। तो ये पावर स्पेसिफिकली हो गई किसके पास में? जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं उनके पास में। अब दोस्तों, मनी बिल को पास करने में भी एक अपनी ही अलग लोकसभा के पास में पावर है। अब दोस्तों, एक स्पेसिफिकली नॉर्मल जो बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल, वो बिल तो राज्यसभा में भी उसी प्रकार से पास होता है, लोकसभा में भी उसी प्रकार से पास होता है और दोनों के पास में इस रिगार्ड में बराबर की पावर्स होती है। लेकिन जब पास करने की बात आती है मनी बिल को, लोकसभा के पास में एक डोमिनेंट एज होती है। वो इस प्रकार से कि मान लीजिए लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया, मनी बिल जो इंट्रोड्यूस ऑफ कोर्स एंडोर्स किया गया था, मनी बिल जो कि स्पीकर ने एंडोर्स किया है एज मनी बिल, अब वो पर्टिकुलरली लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया, उसे भेजा गया राज्यसभा के पास में कि वो उसे पास कर दे। तो राज्यसभा के पास में पहले तो सिर्फ 14 दिन होते हैं जिनके भीतर वो चाहे तो इसे पास करे। रिजेक्ट करने और अमेंड करने की पावर तो राज्यसभा के पास में होती ही नहीं है। वो मनी बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं ना अमेंड कर सकते हैं। सिर्फ 14 दिन के भीतर चाहे तो पास कर दें और 14 दिन के भीतर वो सिर्फ रिकमेंडेशन भेज सकते हैं लोकसभा को कि हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आई या फिर ये चेंजेस हैं जो हम रेकमेंड कर रहे हैं, आप इन्हें कर दीजिए। अब जो लोकसभा के पास में रिकमेंडेशंस गए हैं मनी बिल के लिए, वो लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो ना करे। अगर ना एक्सेप्ट करती है तो ये बिल पास मान लिया जाएगा और मान लीजिए 14 दिन के भीतर राज्यसभा उस मनी बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करती, ना उसे रिजेक्ट किया, रिजेक्ट तो वो कर भी नहीं सकते, ना उन्होंने कोई रिकमेंडेशन भेजा, ना उन्होंने उस बिल को पास किया, तो भी वो पास मान लिया जाएगा। आप सोचिए लोकसभा के पास में कितनी बड़ी एज है मनी बिल पर। अब दोस्तों, इसके बाद में आ जाते हैं हम स्पीकर की पावर पर। अब देखिए दोस्तों, स्पीकर की पोजीशन भी हमें लोकसभा में वैसी ही के वैसी दिखती है और राज्यसभा में हमें चेयरपर्सन की पोजीशन भी सेम दिखती है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर इस रिगार्ड में है कि मान लीजिए दोनों सदनों के लिए कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस हुआ दोनों, लेकिन दोनों उसके कुछ प्रोविजंस पर सहमत नहीं है। मान लीजिए लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा मना कर रही है उसको पास करने से, या फिर राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने कुछ गड़बड़ कर दी। ऐसे में अगर मान लीजिए दोनों इस बिल को पास करने में एक दूसरे से ओपिनियंस में मैच नहीं हो रहे हैं और वो बिल जो है वो पेंडिंग रह गया है, अटक गया है, अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे। अब जब वो जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे तो उस जॉइंट सिटिंग को चेयर कौन करेगा? क्योंकि सब मान लीजिए कि पर्टिकुलरली लोकसभा के भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बैठेंगे और आएंगे राज्यसभा के भी पार्लियामेंटेरियंस, ये सब लोग साथ में बैठेंगे। तो सदन में 2 चेयर थोड़ी ना लगेंगी कि एक चेयरपर्सन भी वहीं पर बैठे हैं। ये कोई क्लास की मॉनिटरिंग तो हो नहीं रही दोस्तों कि एक हमने 2 मॉनिटर्स खड़े कर दिए जो है ना एक पूरी क्लास को संभालेंगे। ये बात हो रही है जॉइंट सिटिंग की, जहां पर सदन की कार्यवाही चलनी है और एक बिल पर चर्चा होनी है। तो इस रिगार्ड में पावर दी गई है स्पीकर को, मतलब लोकसभा के स्पीकर जो हैं वही जॉइंट सिटिंग को चेयर कर सकते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन नहीं कर सकते। यहाँ पर हो गई लोकसभा के पास में एक स्पेशल पावर। अब दोस्तों, इसमें भी एक और एज लोकसभा के पास होती है,
जो कि होती है जॉइंट सिटिंग में। अब दोस्तों जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो राज्यसभा से ज़्यादा होती है। लोकसभा में 552 मेंबर्स बैठते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो राज्यसभा के लिए जो है वो 250 मेंबर्स है, 250 मेंबर्स। अब आप अंतर देखिए कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी कम है, मतलब राज्यसभा की, और लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। जब जॉइंट सिटिंग चेयर होती है और जॉइंट सिटिंग इंट्रोड्यूस होती है और ये लोग साथ में बैठते हैं पार्लियामेंटेरियंस, यहाँ पर पलड़ा अपने आप में भारी हो जाता है लोकसभा का और लोकसभा के पार्लियामेंटेरियंस का। वो जो मत रखेंगे वो स्पेशल हो जाएगा और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उनके पास में नंबर्स ज़्यादा है राज्यसभा के हिसाब से। यहाँ पर भी लोकसभा जो है वो राज्यसभा से एक एज ऊपर लेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बजट की। बजट में भी लोकसभा के पास में बहुत स्पेशल पावर्स होती है दोस्तों। सबसे पहले तो बजट इंट्रोड्यूस ही लोकसभा में होगा, इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा, और इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि बजट में जो डिमांड फॉर ग्रांट है, डिमांड फॉर ग्रांट सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। राज्यसभा में और लोकसभा में डिस्कशन बजट पर सेम होगा। राज्यसभा जितना डिस्कस करना चाहती है बजट को कर सकती है, लेकिन वो ना उसमें कोई सुझाव दे सकते हैं, ना उसे बदला जा सकता है, और ना उसमें कोई डिमांड फॉर ग्रांट रख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अधिकार होता है बजट में डिमांड फॉर ग्रांट रखने का। यहाँ पर एक एज ले गई लोकसभा। अब इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनेंशियल बिल की। फाइनेंशियल बिल में अगर मान लीजिए आर्टिकल 110 का ही सोलिडी मैटर नहीं प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल बिल में अगर जो आर्टिकल 110 है उसके सोलिडी मैटर्स नहीं प्रेजेंट है तो उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। पास दोनों करेंगे बराबरी से, लेकिन इंट्रोड्यूस सिर्फ वो लोकसभा में ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आ गई फाइनेंशियल बिल की बात। अब दोस्तों एक चीज सोचिए, हमेशा बात होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्यों होती है ये बात? और ये बात सिर्फ लोकसभा में होती है दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि ये कौन से सदन में इंट्रोड्यूस हुआ। तो दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा की स्पेशल पावर्स है। सिर्फ लोकसभा के पार्लियामेंटेरियंस लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राज्यसभा के पास में ऐसी कोई पावर है ही नहीं। अब क्यों नहीं है वो भी समझ लीजिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस इसलिए हो सकता है क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, जो कि रूलिंग पार्टी से होते हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा से। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे एक साथ मिलकर अपने कामकाज के लिए, अपनी हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा से, पार्लियामेंट से नहीं, सिर्फ लोकसभा से। और इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जब रेस होता है तो लोकसभा के मेंबर्स यानी लोकसभा के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में, जिनके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर। ये भी लोकसभा की एक स्पेशल पावर हो गई। अब आप सोच कर देखिए, इससे एक अंदाज लगता है कि लोकसभा के पास में इतनी स्पेसिफिकली कितनी सारी पावर्स हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों लोकसभा की 100 स्पेशल पावर्स जो लोकसभा को बहुत इंपॉर्टेंट पूरी डेमोक्रेसी के लिए बना देती हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।